हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का अगला चैप्टर नंबर 30 को स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज का ये 30th चैप्टर है, लेकिन बायो का ये 15th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कोशिका सेल। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 110 सवाल देखेंगे और ये सारे ही सवाल हम लोग इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अब तक मैंने जो भी चैप्टर्स करवाए हैं एनसीईआरटी सीरीज में, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, या फिर आप ये कर सकते हो कि ऊपर में यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पर ऊपर में एक आई बटन दिखेगा, यहाँ पे उस आई बटन पे क्लिक करो, आपको सारे ही वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से इस चैप्टर के। पहला सवाल है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आप सबको पता होगा, आप सबने तो पढ़ा ही होगा। सेल, और कुछ पता हो ना हो इस चैप्टर में, सेल की परिभाषा आप सबको मालूम होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी दुनिया में, इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। एक सेल अपने आप में एक जीव हो सकता है। जो एक कोश के जीव होते हैं वो एक सेल ही तो होते हैं, तो एक सेल अपने आप में जीव हो सकते हैं। बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बना लेते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत है वो एक कोशिका से ही होती है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर पाता है क्योंकि इसके बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं वो सब इंडिविजुअली फंक्शन करते हैं। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ कहा जाता है, या फिर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ए हमारा राइट आंसर। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ स्किन्स, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ बर्ड्स। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, कोशिका विज्ञान यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। अगर कभी आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी, तब आपका आंसर हो जाएगा स्वानसन। स्वानसन, ए हमारा यहां पर राइट आंसर। सभी जीव डैश के बने होते हैं। सारे के सारे जो लिविंग्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं किसके? सेल्स के। अब यहाँ पर टिश्यू और ऑर्गन में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि एक कोश के जीव में कोई टिश्यू नहीं होता है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 में। यह डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा? कॉर्क में देखा। कॉर्क, ये जो पदार्थ है ये मिलेगा बार्क ऑफ ट्री से। बार्क ऑफ ट्री बोले तो पेड़ों के छाल से ये कॉर्क प्राप्त होता है। कोशिका एक लैटिन शब्द है। कोशिका एक लैटिन शब्द नहीं है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, ठीक है। सेल जो है जिस लैटिन वर्ड से बना हुआ है उसका मतलब क्या होता है? सवाल यहां पर ये कहना चाह रहा है, जो सेल है ये बना हुआ है सेलुला वर्ड से। सेलुला वर्ड से बना हुआ है और इसका मतलब होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट हुक। इसी माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने सेल के बारे में चर्चा किया हुआ है। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं, एक लिविंग सेल की खोज की लीवेनहॉक ने। और ये सेल कौन सा था? बैक्टीरियल सेल था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी दिया शील्डन एंड श्वान ने। शील्डन और श्वान ने सेल थ्योरी दिया। याद रखना, शील्डन और श्वान का जो सेल थ्योरी था ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। एक नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को ना ये सेल थ्योरी, शील्डन और श्वान का सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज का जो हमारा सेल थ्योरी है उसमें बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत में शील्डन और श्वान ने जो कहा वो बातें तो है ही, साथ में रुडोल्फ विर्चो की भी बातें हैं। तो इनमें बहुत सारी बातें हैं, मैंने कुछ को यहाँ पर लिखा हुआ है।
जिससे कि आप ये ध्यान में रख पाओ कि कोशिका सिद्धांत भी है जिसे शिल्डन और श्वान ने दिया था। सभी जीव कोशिकाओं का बना होता है, सभी जीव कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन आप जानते हो जो वायरस होता है, वायरस ये सेल के बाहर निर्जीव होता है, लेकिन जब एक लिविंग सेल के अंदर ये वायरस जब पहुंचता है तब वो सजीव की तरह काम करने लग जाता है। तो ये सजीव एक सेल के अंदर, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, ए सेलुलर, अकोशिकीय। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये सेल थ्योरी भी सही से काम नहीं करता है, जैसे कि वायरस के केस में। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है, ये बात कही रुडोल्फ विर्चो ने, क्योंकि शिल्डन और श्वान ने तो कुछ भी नहीं कहा इस मामले में कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य और केंद्रक से बना होता है। यहां पर भी देख लो, जो आरबीसी है, हम लोगों के अंदर जो आरबीसी है उसमें तो केंद्रक नहीं है, लेकिन हम तो बोलते हैं इसे सेल। तो मैंने कहा ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर है जहां पर ये सेल थ्योरी सही से काम नहीं करता है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है, लेकिन कोशिकांग नहीं। वैसे भी आप जानते हो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो एक कोशिका ही तो है और अपने आप में क्या है, वो स्वतंत्र है, जीवित है। लेकिन हम उस सेल से किसी सेल ऑर्गेनल को निकाल ले, एक हम माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल ले, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग नहीं होगा, डेड हो जाएगा वो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के बारे में। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म की खोज की डुजार्डिन ने, प्रोटोप्लाज्म की खोज की डुजार्डिन ने। लेकिन ये जो शब्द है, ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, ये दिया पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, ये वाला जो फ्लूइड है, ये पूरा जो फ्लूइड है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अगर आप साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस को भी शामिल कर लेते हो तो हम एक साथ बोलेंगे इसे प्रोटोप्लाज्म। तो जनरली क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम एक दूसरे के स्थान पर यूज कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये अंतर ध्यान में रखना कि जब हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं तो उसमें हम न्यूक्लियस को भी शामिल कर लेते हैं। जब हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं तो न्यूक्लियस को छोड़ करके बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मिलेगा वाटर। प्रोटोप्लाज्म जो फ्लूइड है, इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा वाटर। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? यह बात कहा रुडोल्फ विर्चो ने। बी हमारा राइट आंसर। ओमनीस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। तो ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनीस सेलुला ई सेलुला, और इसी का मतलब होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है, ये है एक सेल, ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म और ये है सेल मेम्ब्रेन। अभी आपने देखा था ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो एक जंतु कोशिका के अंदर जो बाह्य आवरण होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ए हमारा राइट आंसर। अब देखो, पादप कोशिका की बाह्य आवरण, प्लांट सेल में बाह्य आवरण क्या हो जाएगा? प्लांट सेल में बाह्य आवरण सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल वॉल होगा। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो पहला वाला आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये है सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद एक और आपको लेयर दिख रही है, ये है सेल वॉल। तो प्लांट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और एनिमल सेल के अंदर क्या है? कोशिका झिल्ली। बी हमारा राइट आंसर। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। सेल वॉल पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। ये हमारा राइट आंसर है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही, साइटोप्लाज्म दोनों में ही, न्यूक्लियस दोनों में ही। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो फ्लूइड है इसमें सबसे अधिक मिलेगा वाटर। देखो, इसमें वाटर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, ऑर्गेनिक एसिड भी होता है, गैसेस भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस भी घुले होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं,
तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में घुला हुआ। सबसे अधिक जो होता है वाटर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या सब होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बोल दे या फिर ट्रू न्यूक्लियस बोल दे, नहीं होता है। क्या राइबोसोम होता है? बिल्कुल होता है। बैक्टीरिया चैप्टर में भी मैंने आपसे कहा था प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल के नाम पर केवल राइबोसोम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काई होता है, प्लास्टिड होता है प्लांट सेल के अंदर, सेंट्रोसोम होता है एनिमल सेल के अंदर, रसधानी होती है और केंद्रक होता है। इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के पास। अभी जो आपने देखा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में ना इनमें से केवल और केवल राइबोसोम होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा इसमें, केवल ये 2 नंबर वाला जो राइबोसोम है ना, केवल यही होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, सेल ऑर्गेनेल के नाम पर, और कोई नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में तो आपको मिलेगा ये सारे। अब यूकैरियोटिक में भी हम बांट देते हैं प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट और एनिमल में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन लगभग सारे ही सेल ऑर्गेनल इनमें से पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। अगर प्लांट है तो सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा, अगर एनिमल है तो प्लास्टिड नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिलेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक में केवल राइबोसोम मिलेगा। तो ये अंतर अब ध्यान में रखना। अब देखो मैंने यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल स्टार लगाया हुआ है, प्लास्टिड के ऊपर डबल स्टार लगाया हुआ है और केंद्रक के ऊपर डबल स्टार लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आपको 2 और लेयर दिखती है, मेम्ब्रेन दिखती है, 2 मेम्ब्रेन दिखती है, इसीलिए मैंने यहां पर डबल स्टार लगाया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड प्लांट के अंदर और न्यूक्लियस ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी ये जो कोशिकांग है इसके बाहर आपको 2 झिल्लियां नजर आएंगी, 2 झिल्लियां दिखती है, इसीलिए ये डबल मेम्ब्रेनस है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक, जिसपे मैंने एक स्टार लगाया हुआ है उसके बाहर केवल एक ही झिल्ली है। जैसे मान लो ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम के बाहर एकमात्र झिल्ली मिलेगी, तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस हो गया। लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काई और रसधानी, ये सारे हो गए सिंगल मेम्ब्रेनस। और सेंट्रोसोम और राइबोसोम के पास कोई झिल्ली नहीं है, यानी मान लो ये राइबोसोम है तो इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन इसके बाहर नहीं मिलती है, तो ये मेम्ब्रेन लेस है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, एक तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, यूकैरियोटिक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, राइबोसोम नहीं मिलेगा, गोल्जी अपरेटस नहीं मिलेगा, वैक्यूल नहीं मिलेगा, प्लास्टिड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? केवल राइबोसोम मिलेगा। तो ये अंतर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो इस चीज को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लो। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर वाला। अभी आपसे मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, इनके बाहर डबल मेम्ब्रेन दिखती है और इसी डबल मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, साथ में हिस्टोन प्रोटीन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियोलस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही हिस्टोन प्रोटीन होता है, केवल इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में देखो ऐसे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ होता है। नेकेड डीएनए होता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर तो न्यूक्लियस के अंदर है तो नहीं दिखेगा जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर तो साइटोप्लाज्म के अंदर कोई झांक कर देखे तो ऐसे दिख जाएगा, डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा साइटोप्लाज्म में। और इस डीएनए के साथ कोई हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, पिक्चर देख रहे हो, ये बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया आप जानते हो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो जब भी प्रोकैरियोटिक सेल को देखना हो तो एक बैक्टीरिया को उठा लो और माइक्रोस्कोप के अंदर देख लो, पता लग जाएगा
कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। तो कोशिकांग के नाम पर इसके पास केवल राइबोसोम होता है। बाकी साइटोप्लाज्म यहाँ भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ भी है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी है। यूकैरियोटिक में सेल वॉल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। तो यहां मैंने लिख भी दिया हुआ है, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है का क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डीएनए होता है लेकिन उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। उसके बाद ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। अभी मैंने आपको दिखाया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, इन सब के बाहर डबल मेम्ब्रेन है। राइबोसोम को छोड़ दो, सेंट्रोसोम को छोड़ दो, तो बाकी के बाहर में क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो जिसमें भी मेम्ब्रेन है, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो चाहे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो, अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं दिखेगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ही नहीं, तो ये आपको दिख जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में इधर सब मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है वो सब आपको इधर मिल जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का अंतर। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़ करके। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है और माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए ये अपने शेप को चेंज कर लेता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर। निम्न में से किस में अनुवांशिक पदार्थ नग्न है? तो अभी आपने देखा कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है, नेकेड होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा? बैक्टीरिया। जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सारे तो यूकैरियोटिक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, माइकोप्लाज्मा भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है, अमीबा नहीं होगा। अमीबा बताओ ये कौन से जगत के अंदर आएगा? ये आएगा प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये होते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं, और ये होते हैं यूकैरियोटिक। अब देखो सेल के आधार पर कैसे जीवों को बांटा गया है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिका वाले और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में प्रोटिस्ट जैसे कि प्रोटोजोन्स, जो भी प्रोटोजोन्स है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जिनके पास सेल वॉल है, एक जिनके पास सेल वॉल नहीं है। तो जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो जंतु का कोशिका हो जाएगा। अब जिनके पास सेल वॉल है उनको भी दो पार्ट्स में बांट दिया, एक वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि प्लांट्स, और एक वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं जैसे कि फंजाई। तो ये सारे डिविजन्स हैं जो क्लास 9th में दे रखे हैं एनसीईआरटी में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है बताना है किसमें? प्रोटिस्ट मैंने अभी आपसे बताया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं ये। प्लांट्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमल्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर। डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। प्लास्टिड ये भी केवल प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड ही है, तो ये भी प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा।
अब देख लो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देखा, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखो। एक तो पहले आप ये ध्यान रखो, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों के दोनों यूकैरियोटिक है, दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, लेकिन फिर भी इस दोनों में अंतर क्या है ये देखो। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल में है सेल वॉल, बोले तो कोशिका भित्ति। प्लास्टिड देखो यानी कि लवक, लवक जंतु कोशिका में नहीं है लेकिन पादप कोशिका में है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में अधिक मात्रा में होता है, प्लांट सेल में पादप कोशिका में बहुत ही कम यानी कि नहीं के बराबर रेयरली देखने को मिलता है प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम। क्लोरोफिल की हम बात करें, क्लोरोफिल आपको मिल जाएगा पादप कोशिका में लेकिन जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। जब जंतु कोशिका में प्लास्टिड ही नहीं है तो क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, प्लास्टिड के अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है। वैक्यूल की अगर हम बात करें, राजधानी की बात करें तो जंतु कोशिका में राजधानी छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है। सेंट्रोसोम या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होता है। सेंट्रोसोम ये केवल जंतु कोशिका में मिलेगा, पादप कोशिका में नहीं मिलेगा। रिजर्व फूड की बात करें, संचित भोजन की बात करें तो एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है जबकि प्लांट सेल के अंदर स्टार्च के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल के अंदर, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो सबसे ज़्यादा लीवर में स्टोर होता है और मसल सेल्स में होता है ग्लाइकोजन स्टोर। ये ग्लाइकोजन आता कहाँ से है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में और ये कन्वर्ट करता है इंसुलिन हार्मोन, और ये ग्लाइकोजन जाकर के स्टोर होता है लीवर और मसल सेल्स में। लेकिन प्लांट सेल के अंदर यही फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये अंतर समाप्त होता है यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, बताना है इनमें से कौन है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, लाइसोसोम भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है, प्लास्टिड नहीं होता है। डी हमारा राइट आंसर, प्लास्टिड यानी कि लवक। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, इनमें से बताना है किसमें कोशिका भित्ति नहीं है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, फंजाई के पास भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा, देखो हम लोग बोलते हैं ना कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन सच तो ये है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की ही नहीं। रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो देखा वो कोशिका नहीं थी, वो कोशिका भित्ति थी, वो सेल वॉल थी। इसीलिए जब भी आपसे पूछे कोशिका भित्ति सबसे पहले किसने देखा, आंसर आपका रॉबर्ट हुक होगा। आपसे कभी सवाल पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, सिंपली तब आप आंसर रॉबर्ट हुक ही दोगे। लेकिन एनसीईआरटी हमें यह कहता है कि एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में जो देखा था वो सेल नहीं सेल वॉल थी, राइट, सेल वॉल। कॉर्क को देखा था ना उन्होंने, तो ये कॉर्क की सेल वॉल थी। और सेल को सबसे पहले देखा ल्यूवेनहॉक ने, सबसे पहले जो सेल को ढूंढा वो वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। लेकिन आप ल्यूवेनहॉक आंसर तब टिक करोगे जब आपसे ये पूछ दे लिविंग सेल। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है सेलुलोज से। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। सेल वॉल की खोज की रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल ये आपको देखने को मिलती है पादप कोशिका में, कवक में, बैक्टीरिया में, नीलहरित शैवाल में। सेल वॉल अब्सेंट होती है जंतु कोशिका में और माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोटिक सेल है बट इसमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। पादप कोशिका का सबसे बाहर वाला आवरण, पादप कोशिका में सेल वॉल ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। सिर्फ पादप कोशिका में ही नहीं, जिसमें भी सेल वॉल पाई जाती है ना, उन सब में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल ही होती है। सेल वॉल ये नॉन लिविंग होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल वॉल ये निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है। तो एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने सेल नहीं सेल वॉल को देखा था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। सेल वॉल ये परमिएबल होती है, सेल वॉल ये परमिएबल होती है, यानी सेल वॉल अपने से होकर के पदार्थों को आसानी से आने जाने देती है। इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन से पदार्थ सेल के लिए हार्मफुल है कौन से नहीं है, ये अपने से होकर के हर पदार्थ को आने जाने देती है। सेल वॉल ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कोशिका को दृढ़ बनाती है।
शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। शैवाल को अगर छोड़ दें हम तो अन्य पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन से। ये तीनों ही आप ध्यान में रखेंगे। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। अब देखो, सेल वॉल के अंदर कुछ और भी पदार्थ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर होंगे तो उसका क्या काम होगा। अगर सेल वॉल में लिग्निन है तो ये सेल वॉल को मोटा बनाता है और ये मजबूती प्रदान करता है। अगर सेल वॉल में क्यूटीन है तो ये जल ह्रास को रोकेगा, यानी कि वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा। जो जेरोफाइट्स होते हैं, यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, वहां पर पानी की उनको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी वहां पे नहीं मिलता है, मरुस्थल है। तो पानी जो भी है उनके प्लांट बॉडी के अंदर, वो भी लॉस ना हो जाए, उसे रोकने के लिए जो एपिडर्मल सेल होता है, उसके सेल वॉल में क्यूटीन पाया जाता है। ये वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। और सुबेरिन कॉर्क सेल वॉल में, खास करके कॉर्क सेल वॉल में सुबेरिन सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है, यानी वाटर को ये अपने से होकर के बिल्कुल भी पास नहीं करने देगा। ये इम्परमिएबल टू वाटर है। तो सुबेरिन कॉर्क सेल वॉल में और क्यूटीन ये एपिडर्मल सेल में, जेरोफाइट्स के अंदर, यानी कि मरुस्थलीय पौधे में। जो प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें ये क्यूटीन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको पानी की कोई कमी नहीं है। तो पानी बॉडी से चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी के ही अंदर है ये। लेकिन जेरोफाइट्स के लिए तो पानी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो वहां क्यूटीन मिलेगा सेल वॉल में। पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप के कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन ये सभी पाई जाती है। लेकिन मान लो कि इनमें से कोई दो विकल्प आ जाए, या इनमें से किसी एक को चूज करना हो, तो हम किसे चूज करेंगे? हम सेलुलोज को चूज करेंगे। लेकिन आप ये तीनों ही ध्यान में रखेंगे कि पादप कोशिका के कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन ये तीनों ही होते हैं। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। कोशिका भित्ति में अगर लिग्निन है तो वो मजबूती प्रदान करेगा, क्यूटीन है तो जल ह्रास से बचाएगा। खास करके हम यहाँ बात करते हैं जेरोफाइट्स के बारे में। सुबेरिन है तो सुबेरिन जल ह्रास से बचाएगा, सुबेरिन भी जल ह्रास से बचाएगा, क्योंकि इम्परमिएबल टू वाटर होता है, जल संवहन इसका काम नहीं है। तो सी हमारा राइट आंसर। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, कोशिका झिल्ली की हम बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये मुख्यतः बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। निम्न में कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? कौन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है? अभी आपने देखा था सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आपने क्या देखा कि ये सेल वॉल परमिएबल थी, कोशिका भित्ति पारगम्य थी। लेकिन कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये अपने से होकर के हर पदार्थ को आने जाने नहीं देगी। ये कुछ चुनिंदा पदार्थ ही होंगे जिसको ये आने जाने देंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ इसको क्रॉस करके निकल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा सेल वॉल के साथ हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ नहीं हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन कुछ ही पदार्थों को ये अपने से होकर के आने जाने देती है। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो सेल के बाहर निकालना जरूरी है, तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको जाने का अलाउ करती है। ऑक्सीजन है सेल के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन को ये आने देती है। तो इस प्रकार से ये कुछ गिने चुने पदार्थों को ही अपने से होकर के आने जाने देगी, बाकी को नहीं। इसीलिए इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है, क्योंकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती। इसे हम जीव झिल्ली या फिर बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। लिपिड में भी मेनली फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बोलने का मतलब हुआ कि लिपिड के साथ फॉस्फोरस धातु जुड़ी हुई है। ये लचीली होती है। सेल वॉल दृढ़ होती है। सेल वॉल के बारे में आपने जाना कि वो निर्जीव होती है, बट ये सजीव होती है। सेल वॉल के बारे में आपने जाना कि वो परमिएबल होती है, लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से पदार्थों का आदान प्रदान, कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा दो तरीके से हो सकते हैं। एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के जरिए देखो कैसे होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बड़ा सिंपल ही डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सा परिभाषा है विसरण का। कणों के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की तरफ जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं।
देखो ये है सेल मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए ये परमिएबल है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन में है, यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स है, सेल के बाहर ये लो कंसंट्रेशन में है, यहाँ 2 ही मॉलिक्यूल्स है। तो ये बड़ी ही आराम से जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। वैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन में है, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन में है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सेल के बाहर से ये अंदर की तरफ जा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सिंपल ये तरीका है डिफ्यूजन का। अब आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी हम यही बोलेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ एक टर्म लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिंपली आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल दो तो भी चलेगा, सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल दो तो भी चलेगा, लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये लाइन बोलना बहुत ही जरूरी है ऑस्मोसिस में। बिना इस लाइन के ऑस्मोसिस की परिभाषा कंप्लीट नहीं होती है। तो कोशिका के अंदर जल के अणु चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। यहाँ भी क्या होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स इधर हाई कंसंट्रेशन में है, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन में है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन है, सेल मेम्ब्रेन। ये होता है ऑस्मोसिस। तो पौधों के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण परासरण का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना आप। पौधे जो जड़ों से जल का अवशोषण करते हैं वो परासरण विधि द्वारा करते हैं। डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। 2 प्रोसेस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहाँ डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे। डिफ्यूजन में भी क्या होता है, उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता में, ऑस्मोसिस में भी उच्च सांद्रता वाले निम्न सांद्रता की ओर, लेकिन ऑस्मोसिस में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इस वर्ड का बोलना जरूरी होता है। बी हमारा राइट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, इसका जो रिजोल्यूशन पावर होता है वो काफ़ी हाई होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है, प्रोटोप्लाज्म, इसमें आएगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की कॉलिकर ने। देखो कॉलिकर आपको विकल्प में दिख जाए तो ठीक है, अगर नहीं दिखे तो ये ऑल्ट मैन आपको दिखेगा, इसको टिक मारना। कॉलिकर आप ध्यान में रखो, अगर कॉलिकर ना हो तो ऑल्ट मैन को टिक कर देना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की कॉलिकर ने, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा ऑल्टमैन ने, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है ये दिया बेंडा ने। दोहरी झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली युक्त है, ये डबल मेम्ब्रेनस है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि प्लास्टिड, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस है। यहाँ आप देख सकते हो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसके ऊपर मैंने आपसे श्वसन तंत्र में भी चर्चा किया हुआ है। क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वायवीय कोशिकीय श्वसन होता है। सेल के अंदर जब ग्लूकोज पहुंचता है, तो ये आधा अधूरा टूटता है। ग्लूकोज ये 6 कार्बन वाला अणु था, ये पायरुविक अम्ल में जो कि 3 कार्बन वाला यौगिक है इसमें टूटता है। यहाँ भी कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, लेकिन ये अभी आधा अधूरा टूटा है। और ये हुआ सेल वॉल के अंदर, और इसके लिए कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये पायरुविक अम्ल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये पायरुविक अम्ल ये पूरी तरह से टूट जाएगा। ये टूट करके जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और बहुत सारी ऊर्जा का यहाँ पर उत्सर्जन होता है एटीपी के रूप में। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। तो
ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण अपघटन यहीं पर होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह या बिजली घर कहा जाता है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर, तो ये हो गया एनएरोबिक अवायवीय। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दिया जाता है, तो ये हो गया वायवीय कोशिकीय श्वसन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल के अंदर ये अभिक्रियाएं हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। ऑल्टमैन ने कहा बायोब्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहां पर होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। पाइरूवेट ये टूट करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और बहुत सारी एनर्जी यहां पर निकलती है, उत्सर्जित होती है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्न में से किस में कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है लाइसोसोम में। अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। यहाँ आप देख सकते हो लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, ये लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज की डी डुवे ने। थैली जैसी संरचना होती है लाइसोसोम, एक थैली जैसी संरचना होती है जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक से एंजाइम भरे होते हैं, बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं इसके अंदर, इस एंजाइम को बनाता कौन है? इस एंजाइम को बनाता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इस एंजाइम को बनाती है। तो इस एंजाइम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, और जब ये एंजाइम बन गया तो ये एंजाइम को लेकर के जाया जाता है गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी क्या करता है? इसको एक थैले के अंदर डाल देता है, यानी गोल्जी बॉडी इसको एक पैकेट के अंदर डाल देता है। अब ये हो गया लाइसोसोम। तो कभी पूछा जाए कि लाइसोसोम कौन बनाता है, तो गोल्जी बॉडी बनाता है, लेकिन लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। लाइसोसोम का काम है साफ सफाई करना। मान लो लाइसोसोम को ये लगा कि अब ये जो कोशिका है जिसके अंदर हम हैं वो किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, उसके रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करेगा? उस सेल को डिजोल्व कर देगा। या फिर होता ये है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है सेल के अंदर, जो अभिक्रियाएं चलती रहती है, उसमें कोई गड़बड़ होता है और किसी कारण से वो लाइसोसोम फट जाता है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, फटने के बाद एंजाइम रिलीज होगा और पूरा सेल डिजोल्व हो जाएगा। पूरा सेल क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा मर जाएगा वो सेल। तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है कि जिस सेल के अंदर है उसके अंदर ही ये फट गया तो वो सेल समाप्त हो जाएगा। डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग कहते हैं इसे। यहाँ देखो दिखाया गया है कि एक बैक्टीरियल सेल यानी कि एक बैक्टीरियम ये सेल के अंदर पहुंच गया। ये रहा लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम भरा पड़ा हुआ है। ये एंजाइम बैक्टीरिया के ऊपर, इस बैक्टीरियम के ऊपर ये लाइसोसोम जाकर के रिलीज कर दिया और डिजोल्व कर दिया। ये एंजाइम जब इस बैक्टीरियम के ऊपर रिलीज होगा तो ये जो बैक्टीरियल सेल है डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड अपचित अपशिष्ट होगा, वो सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो लाइसोसोम ने क्या हाल किया इस बैक्टीरियम का। कुछ और भी नाम है देख लो लाइसोसोम का। इसे डिस्पोजल यूनिट कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है, स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहा जाता है, रिसाइकिल सेंटर कहा जाता है, सेलुलर हाउसकीपर कहा जाता है। तो ये इतने सारे नाम हैं, और ये दो नाम यहाँ पे, इतने सारे नाम हैं लाइसोसोम के लिए। लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर रेयरली देखने को मिलता है, एनिमल सेल के अंदर ये आसानी से देखने को मिलता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है, लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो डी हमारा राइट आंसर, ए और बी दोनों। अब हम आते हैं प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो प्लास्टिड है ये केवल मिलेगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। प्लास्टिड्स ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट और एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है, कोई वर्णक नहीं होता है। वर्णक होगा तभी तो कलर होगा, तो कोई पिगमेंट नहीं है इसलिए रंगहीन है। ये प्लांट के उस हिस्से में मिलेगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है।
जैसे कि जड़ें जमीन के अंदर होती है तो सूर्य का प्रकाश वहां पे नहीं पहुंच पाता है। जो भूमिगत तनाएं होती है वहां पर भी ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, ये सब क्या है, भूमिगत तना है, तो यहाँ पे मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टार्च को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, फैट्स को स्टोर करना, ये सब काम हो गया ल्यूकोप्लास्ट का। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट के ऊपर। ये कलर्ड है। कलर्ड इसलिए है क्योंकि इसके पास एक दो पिगमेंट नहीं है भाई साहब, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। यह प्लांट के उस हिस्से में मिलेगा जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पा रहा है। आप देखते हैं फूलों का जो रंग होता है, फलों का जो रंग होता है, पत्तियों का जो रंग होता है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। परागन के लिए ये क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक दो पिगमेंट्स नहीं, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। तो मान लो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कोई क्रोमोप्लास्ट है, इसके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल है, तो हम उस क्रोमोप्लास्ट को बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल है, अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल है, तो हम बोलेंगे उस क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा और बनेगा वहां पर ग्लूकोज, इसीलिए इसे हम शुगर फैक्ट्री भी बोलते हैं। निम्न में कौन रंगहीन लवक है, कौन कलरलेस प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहते हैं। अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल है तो हम उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? रसोई घर में क्या होता है, खाना बनता है, तो प्लांट सेल के अंदर जो उसका फूड है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहां आप देख सकते हो ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग देखो, जो कैरोटीनॉइड है ये पत्तियों को पीला रंग भी दे सकता है, रेड कलर भी दे सकता है, ऑरेंज कलर भी दे सकता है, कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर देता है, आप जानते ही हो। लाइकोपिन, टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। और रेड पेपर लाल मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है। तो ये सारे ही पिगमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, रेड पेपर का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में डैश धातु उपस्थित होता है। आयरन उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में, और मैग्नीशियम ये उपस्थित होगा क्लोरोफिल में। ये देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जो प्लास्टिड है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेनस है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ये भी तो प्लास्टिड ही है। तो यहां देखो डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद यहां देखो बहुत सारे आपको कॉइन्स दिख रहे हैं। ये कॉइन्स नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो एक कॉइन को हम यहां पर बोलेंगे थैलाक्वाइट। थैलाक्वाइट, एक कॉइन को क्या बोलेंगे? थैलाक्वाइट बोलेंगे यहां पर। और जब बहुत सारे कॉइन्स हम एक साथ यहां पर इकट्ठा कर लेंगे तो इसे हम ग्रेनम बोलेंगे। तो यहां आप देख सकते हो ये है ग्रेनम, 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 ग्रेनम। और एक कॉइन को हम यहां से हटा लें तो उसे हम क्या बोलेंगे? थैलाक्वाइट बोलेंगे। और इसी थैलाक्वाइट के अंदर क्लोरोफिल होता है। इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये सनलाइट से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने दो रिएक्शंस सुने होंगे, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में थैलाक्वाइट में होता है। ये जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट के प्रेजेंस में थैलाक्वाइट में होता है। और डार्क रिएक्शन ये लाइट के एब्सेंस में, सनलाइट के एब्सेंस में स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो खाली स्थान है,
इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है, इस फ्लूइड को ही स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर होगा डार्क रिएक्शन और थैलेकोइड के अंदर होगा लाइट रिएक्शन, और ये पूरी संरचना है क्लोरोप्लास्ट की। तो यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और क्लोरोप्लास्ट को शुगर फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो ग्लूकोज बनता है, चीनी बनता है, चीनी को ही हम लोग शुगर बोलते हैं, तो ये शुगर फैक्ट्री क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। डैश में स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। अब बारी है राइबोसोम की। राइबोसोम, ये देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पार्टिकल्स आपको साइटोप्लाज्म में दिख रहे हैं। राइबोसोम इतने छोटे होते हैं कि बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तो ये दिखते ही नहीं है। और देखो 1955 हमारे देश के आज़ादी के 7-8 साल बाद ये राइबोसोम को खोजा गया है। खोजा किसने? पैलेडे ने खोजा ना, इसीलिए इसे पैलेडे ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। पैलेडे ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहारे ही देखा जा सकता है। राइबोसोम के गुच्छे को, यानी बहुत सारे राइबोसोम हैं एक साथ, हम उसे पॉलीसोम कहेंगे। यह केंद्रक के केंद्रिका में बनता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ना, उसमें राइबोसोम बनता है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम ज्यादातर आरएनए से बना होता है और कुछ प्रोटीन से बना होता है, यानी आरएनए प्रोटीन दोनों मिल करके राइबोसोम बनाते हैं, और ज्यादातर इसमें आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण यही करता है। इससे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर प्रोटीन का निर्माण यही करता है। राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? इसकी खोज पैलेडे ने की, सही है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, सही है। यह केंद्रिका में बनता है, यानी कि न्यूक्लियोलस में बनता है, ये भी सही है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, नहीं, ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहारे ही देखा जा सकता है। राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है, देख लो अन्य नाम राइबोसोम के। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी कहा जाता है, पैलेडे ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये सारे हो जाएंगे, ये तीनों ही नाम, अन्य नाम राइबोसोम के लिए याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। अंतः प्रद्रव्यी जालिका अनुपस्थित है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है इनमें से किसमें? प्लांट सेल में, आरबीसी में, लिवर सेल में। आरबीसी यहाँ स्तनधारी की बात की जा रही है, ठीक है, स्तनधारी की आरबीसी। तो बी हमारा राइट आंसर। लाल रक्त कोशिका जो स्तनधारी के अंदर है, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका। देखिए, जैसे मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो वो न्यूक्लियस है, तो आप अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें भी कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर देखो, चारों तरफ से घेर करके ये अंतः प्रद्रव्यी जालिका न्यूक्लियस को रखती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस के ठीक बाहर आपको मिल जाएगा, और न्यूक्लियस के ठीक बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो ये RER है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ी हुई होती है। अब देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए है क्योंकि रफ दिखता है। रफ इसलिए दिखता है, जो आरबीसी न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, जो आरबीसी न्यूक्लियस के, सॉरी माफ करना, आरबीसी नहीं, राइबोसोम, जो राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है वो न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक जा रहा है। राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर बना, न्यूक्लियोलस में, और न्यूक्लियस से जैसे ही बाहर आया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपक गया, जिसके कारण ये रफ दिखता है, और जिस पर नहीं चिपका वो स्मूथ दिखता है। तो वो हो गया स्मूथ और ये हो गया रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ इसलिए दिखता है क्योंकि राइबोसोम इस पर चिपके होते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाता है। लाइसोसोम के लिए एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, इस पे राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं तो ये स्मूथ दिखता है। SER ये ज्यादातर लीवर सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। यकृत की कोशिकाओं में ये क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। जो टॉक्सिसिटी होता है सबस्टांस के अंदर, ड्रग्स के अंदर, उसको ये खत्म करेगा।
यह झिल्ली जीवात जनन है, यानी कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करते हैं वसा और प्रोटीन बना करके। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी जो आपने मेम्ब्रेन देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम के बाहर मेम्ब्रेन होता है, तो ये सारे जो मेम्ब्रेन्स हैं सेल ऑर्गेनल के बाहर, इन सब के निर्माण में ये वसा और प्रोटीन का योगदान करता है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ डैश लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की पोर्टर ने। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? गोल्जी उपकरण की खोज की कैमिलो गोल्जी। ये हमारा राइट आंसर, कैमिलो गोल्जी। यहां आप इस पिक्चर में देखो, ये है गोल्जी एपरेटस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर जो पदार्थ बनता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बन रहा है उसको पैक किया जाता है, उसको पैक किया जाता है गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी उपकरण बोल दो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो। हालांकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम लोग एनिमल सेल के अंदर बोलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप गोल्जी बॉडी बोल दो, गोल्जी काय बोल दो, गोल्जी एपरेटस बोल दो, गोल्जी उपकरण बोल दो, ये सब आप बोल सकते हो। तो गोल्जी एपरेटस को ना आप एक फैक्ट्री की तरह मानो। जैसे मान लो एक बिस्किट बनाने वाला फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, बाहर से चीनी मंगवाएगा, बाहर से आटा मंगवाएगा, यानी कि रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवाएगा और फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बना करके पैकिंग करके और उसको जहां जहां भेजना होगा वहां वहां वो भेज देगा। गोल्जी एपरेटस भी कुछ ऐसा ही है। राइबोसोम या फिर लो पहले लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वो आया गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी के अंदर आया तो वो गोल्जी बॉडी क्या किया, इस एंजाइम को पैकेट के अंदर भर करके बाहर भेज दिया। ऐसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो राइबोसोम है वो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने के बाद ये गोल्जी बॉडी को भेज देगा। गोल्जी बॉडी क्या करेगा, यहाँ पर कुछ लिपिड डाल करके उसको लिपोप्रोटीन बना देगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट डाल करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, और गोल्जी बॉडी ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करता है। तो गोल्जी बॉडी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर। और ये सब बनाने के बाद ये लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करके ये सब बनाने के बाद इस सारे ही पदार्थों को जहां जहां जरूरत है, चाहे सेल के बाहर जरूरत हो चाहे सेल के अंदर जरूरत हो, वहां ये भेज देगा। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का एंजाइम कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, बताना इनमें से कौन है गोल्जी उपकरण का काम नहीं है। तो जटिल शक्कर का निर्माण करना, यह है लाइसोसोम का निर्माण करना। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, प्रोटीन बना करके, लिपिड बना करके ये भाग लेता है। राइबोसोम का निर्माण करना, ये न्यूक्लियोलस का काम है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। प्लांट सेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है? मैं यहां पर दो आंसर आपको बता रहा हूं, एक वैक्यूल और दूसरा प्लास्टिड। पहले प्रायोरिटी पर आप इसको रखो, ठीक है, और दूसरे पर ये। यहां वैक्यूल नहीं है, केवल प्लास्टिड है, तो मैं बी आंसर दूंगा यहां पर। मान लो आपको वैक्यूल दिख गया, रसधानी, अगर आपको रसधानी दिख गया विकल्प में तो आप रसधानी को टिक कर देना, और नहीं दिखा, प्लास्टिड दिखा तो आप इसको टिक मार देना, और दोनों दिख जाए तो भी रसधानी को टिक मारना। किसकी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है राइबोसोम। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? जो स्तनधारी का आरबीसी होता है उसमें क्या अपसेंट होता है? देखो, स्तनधारी के आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, स्तनधारी के आरबीसी में गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा, स्तनधारी के आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इन सब के पीछे कारण क्या है? ताकि ये अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भर करके कोशिकाओं तक लेकर के जाए, ठीक है, ये O2 है। ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखो इतने सारे सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे तो स्पेस ज़्यादा रहेगा इसके पास, तो ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा ऑक्सीजन को ये अपने साथ कैरी करके कोशिकाओं तक लेकर के जाएगा। इसी कारण से ये सारे सेल ऑर्गेनल इसमें अपसेंट होते हैं। ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक सेल के पास ये सारे सेल ऑर्गेनल होने चाहिए, आरबीसी के पास नहीं है, इसीलिए रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड
कॉर्पसल भी कहा जाता है। ब्लड में ये सस्पेंडेड होता है, एक ये भी कारण है रेड ब्लड कॉर्पसल बोलने का। निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? प्लांट सेल के अंदर भी गोल्जी उपकरण होता है, गोल्जी बॉडी होता है, एनिमल सेल के अंदर भी होता है, लेकिन दोनों के संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसीलिए प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है, वैक्यूल। वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो इसके इस मेम्ब्रेन को, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वैक्यूल के चारों तरफ, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो रसधानी हमारा राइट आंसर। रसधानी के चारों ओर एक झिल्ली है, टोनोप्लास्ट। डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, सेंट्रोसोम के ही अंदर सेंट्रियोल होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? सेंट्रोसोम की खोज की बेंडेन ने। सेंट्रोसोम नाम दिया बोवेरी ने। डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सेंट्रोसोम के कई सारे काम होते हैं, लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा काम है ये सेल डिवीजन में होता है। तो डी हमारा राइट आंसर है। कोशिका के विभाजन में सेंट्रोसोम का जो भूमिका है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। डैश में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत ही बड़े होते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप वैक्यूल को भी ध्यान में रखो। प्लांट सेल के अंदर ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। प्लांट सेल के अंदर ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, और दूसरे नंबर पर प्लास्टिड। जो विकल्प में दिख जाए उसको टिक मारना है, पहले पर ये रखो, दूसरे पर ये रखो। और एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ये कहा जाता है गोल्जी अपैरेटस को। निम्न में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है। पादप सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, तो ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन शुगर, यह प्रोटीन शुगर अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, यह भी सही है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, यह कोई प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। एक कोश के जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए वैक्यूल्स के। सी हमारा राइट आंसर। अमीबा के अंदर आपने फूड वैक्यूल देखा होगा। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है न्यूक्लियस को, क्योंकि यही डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है पूरे सेल को। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। बी हमारा राइट आंसर। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। इनमें से किस में ट्रू न्यूक्लियस का अभाव है, वास्तविक केंद्रक का अभाव है? तो वास्तविक केंद्रक नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। तो माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोटिक सेल है, अमीबा यूकैरियोटिक सेल है, फंजाई ये यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रा एनिमल किंगडम के अंदर आएगा, यानी कि ये जानवर है, तो ये भी हो जाएगा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोटिक सेल में तो ट्रू न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो माइकोप्लाज्मा हमारा राइट आंसर। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे डैश कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोले तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म आप इसको बोल सकते हो कि ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वाला जो फ्लूइड होता है, या फिर बोल दो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार से, इसे कहा जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, तो बी हमारा राइट आंसर। क्रोमेटिन्स बोल दो या फिर क्रोमेटिन मटेरियल बोल दो। ये जो शब्द है क्रोमेटिन, ये दिया था फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग ने। तो ये नाम आप ध्यान में रखना कि जो क्रोमेटिन शब्द है ये दिया था वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने। देखो आप जानते हो, आपने सुना होगा क्रोमोजोम, गुणसूत्र, क्रोमोजोम आपने सुना हुआ है। तो ये क्रोमोजोम तो तब दिखता है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, कोशिका विभाजन में भी सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है तब हमें क्रोमोजोम दिखता है। उससे पहले ये क्रोमोजोम क्रोमेटिन्स के फॉर्म में होता है।
तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब हमें क्रोमोजोम्स दिखते हैं, उससे पहले ये क्रोमेटिन्स के रूप में पड़े होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। देखो क्रोमोजोम कैसे बनते हैं, क्रोमेटिन्स कैसे बनते हैं। आप जानते हो डीएनए, ये है डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये आपको गेंद जैसी संरचनाएं दिख रही है, ये है हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोन्स, तो ये है हिस्टोन प्रोटीन और ये है डीएनए। देखो डीएनए जाकर के लिपट गया हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, आपको दिख रहा है डीएनए जाकर के लिपट गया हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। अब हम इस संरचना को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जाकर के लिपटा और तब बनाया न्यूक्लियोसोम, और ये न्यूक्लियोसोम ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिल करके क्रोमेटीन बनाएंगे। ये है क्रोमेटीन, क्रोमेटीन का धागा, ये हो गया क्रोमेटीन। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब तक कोशिका विभाजित नहीं होती है ये क्रोमेटीन के फॉर्म में होता है। जब कोशिका विभाजित होने वाली होगी उस समय ये क्रोमेटीन आपस में कंडेंस हो जाएंगे और क्रोमोजोम बना लेगा। तो ये बन गया देखो क्रोमेटीन से क्रोमोजोम, लेकिन ये तब बनेगा जब सेल डिवीजन होने वाला होगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बनाया था? न्यूक्लियोसोम बनाया था, और न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्या बनाया था? क्रोमेटीन बनाया था, और क्रोमेटीन्स मिलकर के क्या बनाया था? क्रोमोजोम बनाया था। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में देखना इसमें से कौन सा विकल्प दिया होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटीन डैश में संगठित हो जाते हैं। तो यही मैंने आपसे कहा कि सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमेटीन्स ये कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रोमोजोम बना लेते हैं। उससे पहले ये क्रोमेटीन्स के ही फॉर्म में पड़े रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज की हॉफमिस्टर ने। यहां भी देखो अगर हॉफमिस्टर विकल्प में दिख जाए तो आप इसको टिक मारेंगे, अगर ये विकल्प में ना दिखे, स्ट्रास बर्जर दिख जाए तो आप इसको टिक मारेंगे। और ये जो नाम है क्रोमोजोम ये दिया वाल्डेयर ने, जो टर्म है क्रोमोजोम ये दिया वाल्डेयर ने, और खोज की हॉफमिस्टर ने। अगर हॉफमिस्टर ना हो, स्ट्रास बर्जर हो या फिर स्ट्रास बर्गर हो तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान में रखना, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम आते हैं। किसी एग्जाम में हॉफमिस्टर को सही माना जाएगा, किसी एग्जाम में स्ट्रास बर्गर को सही माना जाएगा। तो ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आंसर देते हैं, तो इसलिए आपको ये दो दो तीन तीन नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। डैश अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। इनमें से किस मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं? सेल फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये हो जाएगा डीएनए, और डीएनए ये मिलता कहाँ है? न्यूक्लियस में, इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का दिमाग कहा जाता है। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है क्रोमोजोम को। देखो क्रोमोजोम बना था डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए का है टुकड़ा जीन कहलाता है, और ये जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को लेकर के जाता है पेरेंट से बच्चों में, लेकिन ये जीन जाता है किसके साथ? क्रोमोजोम के साथ। इसीलिए क्रोमोजोम को व्हीकल ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के टुकड़ा को ही क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। लेकिन देखो यहाँ लिखा हुआ है फंक्शनल सेगमेंट, यानी ऐसा नहीं है कि आप डीएनए का कोई सा भी टुकड़ा उठा लो और बोल दो कि ये जीन है। डीएनए के हर टुकड़े को हम जीन नहीं बोलते हैं। डीएनए के केवल उसी टुकड़े को हम जीन बोलते हैं जिसके पास प्रोटीन बनाने वाला कोड होता है। जैसे हम बोलते हैं किसी का बाल ब्राउन है, हेयर जो है वो ब्राउन है, तो हम बोलते हैं कि इसका ब्राउन हेयर के लिए जीन है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के पास एक ऐसा टुकड़ा है जिसके पास ब्राउन हेयर बनाने के लिए प्रोटीन कोड है। डैश को अनुवांशिक पदार्थ और डैश को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है और जीन को हेरिडिटरी यूनिट कहा जाता है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे और जीन को हेरिडिटरी यूनिट बोलेंगे। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक क्रोमोजोम का पार्ट नहीं है? ये देखो एक क्रोमोजोम को दिखाया गया है। क्रोमोजोम का ये जो दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये है शॉर्ट आर्म और ये है लॉन्ग आर्म। ये दोनों आर्म्स हैं, ये छोटा आर्म और ये बड़ा आर्म, और इस दोनों आर्म के जो एपेक्स वाला पार्ट है इसे टेलोमियर बोलते हैं। तो टेलोमियर हो जाएगा, उसके बाद सेंट्रोमियर हो जाएगा। ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये है सेंट्रोमियर। ये दोनों आर्म जहां पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच है, उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। उसके बाद क्रोमेटिड,
ये पूरा क्रोमेटिड कहलाएगा, ये पूरा एक सिंगल क्रोमेटिड कहलाएगा। तो टेलोमियर है, क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम तो ये एक अलग सेल ऑर्गेनल हो गया, एक अलग कोशिकांग हो गया जंतु कोशिका में। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स को हम लोग अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे डैश कहते हैं। ये 2018 रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है, ALP एंड टेक्नीशियन में भी और ग्रुप डी में भी। तो यहां आप देखो, ये भी एक क्रोमोजोम है, ये भी एक क्रोमोजोम है। यहां पर देखो, ये दोनों कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे डैश कहते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा एक क्रोमेटिड कहलाएगा और इसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक ये और एक ये। यहां देखो लिखा हुआ है सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इस दोनों में अंतर क्या है? ये भी एक सिंगल क्रोमोजोम है, ये भी एक सिंगल क्रोमोजोम है, लेकिन इस दोनों में देखो अंतर है, इन दोनों की संरचना में अंतर है, यानी इन दोनों में कुछ तो अंतर है। जब भी आपको ये चेक करना हो कि कितने क्रोमोजोम है, आप सेंट्रोमियर चेक कर लेना। देखो यहां पर भी एक सेंट्रोमियर है, यहां पर भी एक सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर एक है, मतलब क्रोमोजोम का जो नंबर है वो भी एक ही कहलाएगा। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है? इस दोनों में अंतर यह है कि यहां पर DNA कॉपी हो चुका है, DNA कॉपी हो चुका है, या फिर ऐसे बोल दो कि क्रोमोजोम यहां पर कॉपी हो चुका है। देखो आप जानते हो कि माइटोसिस जब होता है तो मान लो 46 क्रोमोजोम है, तो वहां से माइटोसिस होगा तो 2 नए सेल्स बनेंगे। हर नए सेल्स में क्या होगा? 46 क्रोमोजोम होगा। तो इससे पहले कि वो 2 नया सेल बने, ये एक 46 क्रोमोजोम वाला क्या है? सेल है। माइटोसिस करेगा, 2 नए सेल बनाएंगे, तो इसमें भी 46 क्रोमोजोम होगा, इसमें 46 क्रोमोजोम होगा। तो इस 46 क्रोमोजोम को पहले डबल होना पड़ेगा ना, पहले इस 46 क्रोमोजोम को 46 × 2 होना पड़ेगा, तभी तो एक में 46 जाएगा, एक में 46 जाएगा, वरना 46 का आधा करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो पहले 46 × 2 यानी कि 92 होना पड़ेगा, और तब जाकर के 46 एक में आएगा, 46 एक में आएगा। तो यही यहां पर हो रहा है। ये एक सिंगल क्रोमोजोम था, लेकिन अब ये अपना कॉपी बना चुका है। अब यहां पर ये 2 क्रोमोजोम आप नहीं बोलोगे, जब तक ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है हम इसे 2 क्रोमोजोम नहीं बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्रोमोजोम जो है, एक सिंगल क्रोमोजोम जो था वो अब अपना एक कॉपी बना चुका है। या तो आप बोल दो कि DNA का कॉपी हो चुका है, या फिर बोल दो कि क्रोमोजोम का कॉपी हो चुका है, लेकिन अभी भी वो दोनों क्रोमोजोम एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, तो हम बोलेंगे कि एक सिंगल क्रोमोजोम है। साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है, 2 टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। एक साइटोकाइनेसिस जिसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और दूसरा कैरियोकाइनेसिस जिसका मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। पहले क्या होगा बता सकते हो? सेल डिवीजन में पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। जो माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, वो कैरियोकाइनेसिस के ही अंदर होता है, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। एक कोशिका विभाजित होकर के 2 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं, ये होता है माइटोसिस में, समसूत्री विभाजन में। किसमें? समसूत्री विभाजन में। सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में देखो एक कोशिका डिवाइड होकर के 2 नए सेल्स बनाए हैं, और अर्धसूत्री विभाजन में देखो एक कोशिका डिवाइड होकर के 4 नए सेल्स बनाए हैं। और अंतर क्या है इस दोनों में? इस वाले सेल के अंदर देखो 4 क्रोमोजोम है, और जो नए सेल बने इसमें भी 4 क्रोमोजोम है। ये एक क्रोमोजोम देखो एक ही सेंट्रोमियर पर अटैच है यहाँ पर, तो एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ, 4 सेंट्रोमियर यानी कि 4 क्रोमोजोम, और यहाँ भी 4 क्रोमोजोम्स। तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा? गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। अर्धसूत्री विभाजन में देखो क्या हुआ, यहां से यहां जो हुआ इसे बोलते हैं मियोसिस 1 यानी कि अर्धसूत्री विभाजन 1, और यहां से यहां जो हुआ इसे बोलते हैं मियोसिस 2 यानी कि अर्धसूत्री विभाजन 2। तो यहां पर देखो 4 क्रोमोजोम थे, लेकिन मियोसिस 1 के बाद इसमें भी 2 क्रोमोजोम, इसमें भी 2 क्रोमोजोम, यानी कि नंबर ऑफ गुणसूत्र ये क्या हो गए? हाफ हो गए। क्रोमोजोम्स की संख्या ये आधी हो गई मियोसिस 1 के बाद। और फिर मियोसिस 2 के बाद कोई चेंज नहीं आया, इसमें भी 2 क्रोमोजोम, इसमें भी 2 क्रोमोजोम, इसमें भी 2 क्रोमोजोम, इसमें भी 2 क्रोमोजोम। तो ये अंतर आपको समझ में आया। समसूत्री में एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे, अर्धसूत्री में एक सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाएंगे। समसूत्री में क्रोमोजोम की संख्या नहीं बदलती है, अर्धसूत्री में क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है, और वो भी मियोसिस 1 में।
डैश में एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। तो 4 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं मियोसिस में। डैश बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे समसूत्री विभाजन करते हैं। केवल उन सेल्स को छोड़ करके जो बनाते हैं स्पर्म्स, जो बनाते हैं एग। मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर एग। यानी मेल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनियम है, और फीमेल के अंदर जो ooगोनियम है। ये मियोसिस करने के बाद यानी कि जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें 46 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम थे ooगोनियम में, फीमेल के अंदर। ये मियोसिस करने के बाद 4 स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है, 4 स्पर्म्स बनाएंगे और सारे में 23 क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हुआ। यहाँ भी क्या होगा, 4 नए एग्स बनेंगे फीमेल के अंदर। तो यहाँ भी क्या हुआ, मियोसिस हुआ। तो यहाँ भी 23 क्रोमोसोम। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो कोशिका शुक्राणु का निर्माण करते हैं, अंडा का निर्माण करते हैं, वो करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अगर आप उसको छोड़ दो तो बाकी जितने भी सेल्स होते हैं, या फिर सीधा याद रखो, एक बार फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन गया, इसके बाद जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। केवल माइटोसिस होगा जाइगोट बनने के बाद, कहीं पर भी मियोसिस नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। समसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलने वाली। मानवों के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो स्पर्म्स में 23 होते हैं, एग में 23 होते हैं, जाइगोट में 46 होते हैं। सी हमारा राइट आंसर। अब देखो माइटोसिस के कितने चरण होते हैं, कितने फेजेज होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस में सबसे पहले होगा प्रोफेज, उसके बाद होगा मेटाफेज, उसके बाद होगा एनाफेज, उसके बाद होगा टेलोफेज। ये सारे ही फेजेज ऐसे ही आपको इसी ऑर्डर में ध्यान में रखने हैं। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? हमने देखा प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, डिप्लोटीन नहीं है माइटोसिस का। डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है, कौन है लास्ट फेज? तो ये हो जाएगा टेलोफेज। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उससे पहले ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, वो गायब हो जाती है। और सिर्फ केंद्रक झिल्ली ही नहीं, गोल्जी बॉडी गायब हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे गायब हो जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये होता है प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये गायब हो गई, साथ में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? ये होता है मेटाफेज में। और ये आपका सवाल पूछा जा चुका है 2018 ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन दोनों में। बी हमारा राइट आंसर। देखो हम सारे फेजेस को समझते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और उससे पहले देखो एक है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, सेल डिवाइड करने की जो तैयारियां होती है वो इंटरफेज में होती है। जैसे आप परीक्षा दोगे 15 दिसंबर को, लेकिन आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 1 साल 1.5 साल से, तो ये जो आपका 1 साल 1.5 साल है वो हो गया एग्जाम की तैयारी यानी इंटरफेज। लेकिन एक्चुअल में जो आप एग्जाम दोगे वो 15 दिसंबर को दोगे। तो ये सारी जो घटना है ये 15 दिसंबर को घटित होगी, लेकिन जो आपकी तैयारी थी वो इंटरफेज में आएगा। समझे, आप ऐसे रिलेट करके समझ सकते हो। तो इंटरफेज में क्या हुआ, सेल डिवीजन की तैयारी हुई। इंटरफेज में सेल डिवीजन की तैयारी हुई। तो प्रोफेज में आने से पहले देखो डीएनए कॉपी हो चुका है। डीएनए कॉपी हो चुका है मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जो क्रोमोसोम्स है वो अपना कॉपी बना चुका है। प्रोफेज से ठीक पहले क्रोमोसोम अपना कॉपी बना चुका है। आप यहां देख सकते हो ये 2 सिंगल क्रोमोसोम थे, अब यहां पर देखो ये अपना कॉपी बना चुके हैं। प्रोफेज में आने के बाद प्रोफेज में कॉपी बन चुका है क्रोमोसोम का, लेकिन ये अलग नहीं हुए हैं। यहां भी 2 क्रोमोसोम, यहां भी 2 क्रोमोसोम, अभी ये अलग नहीं हुए हैं, बस अपना कॉपी बनाए हुए हैं और एक ही सेंट्रोमियर पर ये अटैच्ड है। उसके बाद देखो मेटाफेज। मेटाफेज में आने के बाद ये क्रोमोसोम्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स, ये इक्वेटर पे लाइनअप हो जाते हैं। यहीं पे याद रखो कि मिडिल लाइन पर आकर के ये सिचुएटेड हो जाते हैं। यहीं से आपसे सवाल पूछा गया था एग्जाम में कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में
जो क्रोमोजोम्स थे वो इक्वेटर पे जाकर के लाइन अप हो गए। उसके बाद देखो आता है एनाफेज। एनाफेज में अब ये जो गुणसूत्र थे जो कि कॉपी हुआ था वो अब अलग हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझो, पहले ये इस तरह से थे प्रोफेज तक। मेटाफेज में आने के बाद क्या हुआ, ये इक्वेटर पे आकर के लाइन अप हो गए इस प्रकार से। लेकिन यहां देखो, यहां भी 2 क्रोमोजोम है, यहां भी 2 क्रोमोजोम है। इसके बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज में आने के बाद, एनाफेज में आने के बाद ये अब अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि पहले 2 क्रोमोजोम मेटाफेज तक, अब एनाफेज में आने के बाद ये 4 क्रोमोजोम। तो गुणसूत्र की संख्या डबल हो जाती है किसमें आने के बाद, एनाफेज में आने के बाद। अब यहां से क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा। अब जब न्यूक्लियस यहां से डिवाइड करेगा तो 2 क्रोमोजोम एक न्यूक्लियस के अंदर और 2 क्रोमोजोम दूसरे न्यूक्लियस के अंदर, तब जाकर के साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड करेगा। यहां देखो न्यूक्लियस डिवाइड किया टेलोफेज में जाकर के, और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर गया। तो टेलोफेज के अंदर आप ये भी ध्यान में रखें कि यहां पर प्रोफेज के उल्टा काम होता है। प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में यह हुआ था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी थी, गोल्जी बॉडी गायब हो चुका था, माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो चुका था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो चुका था। एनाफेज में आने के बाद, माफ करना, टेलोफेज में आने के बाद ये सारी चीजें वापस आ जाती है, ये सारी चीजें वापस आ जाती है। साथ में जो क्रोमोजोम कंडेंस्ड होकर के प्रोफेज में बना था वो वापस से क्रोमेटिन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो क्रोमोजोम्स थे ये वापस से क्रोमेटिन्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं इन 4 फेजेज के अंदर। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो अभी आपने देखा एनाफेज में। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। ये दोनों गायब, ये सब गायब हो चुके थे प्रोफेज में और पुनः प्रकट हो जाते हैं टेलोफेज में, लास्ट फेज में। डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यहां देखो ये है पेरेंट सेल, इसमें हुआ समसूत्री विभाजन, यहाँ पे 4 क्रोमोजोम, यहाँ पर 2 क्रोमोजोम 2 क्रोमोजोम। तो मियोसिस 1 के बाद अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद ही क्रोमोजोम्स की संख्या आधी हो जाती है। बी हमारा राइट आंसर। मियोसिस 2 में कोई अंतर नहीं आएगा। डैश कभी विभाजित नहीं होती। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो न्यूरॉन्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, कभी भी डिवाइड होकर के नए सेल नहीं बनाते हैं। डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। तो ये आप ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो मैंने आपसे कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद प्लास्टिड और केंद्रक, ये डबल मेम्ब्रेनस है। तो हमारा आंसर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग कौन है, एक तो राइबोसोम और एक सेंट्रोसोम। जिन पे एक स्टार लगा है वो सिंगल मेम्ब्रेनस है, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो राइबोसोम हमारा राइट आंसर। डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इन सब में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगा, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेनस हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेनस हो, नहीं होगा। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने। मानव बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, सबसे छोटी कोशिका मेल के अंदर स्पर्म है, और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंदर एग है, अंडा है। तो डी हमारा राइट आंसर। ये सारे के सारे सही हैं। सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे उन सबको मिलाते हुए माइकोप्लाज्मा। माफ करना, सबसे बड़ी कोशिका पूछा है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। बी हमारा राइट आंसर, शुतुरमुर्ग का अंडा। और स्मॉलेस्ट पूछे तो माइकोप्लाज्मा। डैश सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश तक हो सकती है। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। डैश को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। 19वीं सदी का जो टाइम पीरियड है उसे क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। लवक की खोज किसने की? लवक की खोज की हिकल ने।
लवक की खोज की हिकल ने, प्लास्टिड की खोज की हिकल ने, लेकिन जो प्लास्टिड नाम है ये दिया शिम्पर ने। तो नाम दिया शिम्पर ने, खोज किया हिकल ने। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रक में केंद्रिका की खोज न्यूक्लियोलस की खोज न्यूक्लियस के अंदर ये किया फोंटेना ने। तो फोंटेना ने न्यूक्लियोलस की खोज की न्यूक्लियस के अंदर, और जो बोमैन है इसने नाम दिया न्यूक्लियोलस। तो नाम दिया बोमैन ने और खोज की फोंटेना ने। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। ये आप याद रख सकते हो। कुत्ते में 78, बिल्ली में 38, गाय बकरी में 60, चूहा में 42, मनुष्य में 46, तितली में 360, मक्खी में 12। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आलू में गुणसूत्र की संख्या होती है 48। आलू में होती है 48, प्याज में 16, चावल में 24, सेब में 34, मक्का में 20। तो हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा 48। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। बी हमारा राइट आंसर। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। थैंक यू सो मच।